हम सोए थे रातों। हाँ भाई, जय हिंद। नमस्कार सभी को। चलो, प्रीपोजिशन की कल पीडीएफ नहीं आई थी, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। जो क्वेश्चंस हमने उसमें कुछ ऐड किए थे वो टाइप नहीं हो पाए थे उस समय, तो आज उसमें टाइप हो जाएंगे। और जो आज हम पढ़ेंगे वो वाली भी आ जाएगी। कल के जो टॉपिक्स नए वाले हैं वो भी आ जाएंगे, और आज जो हम पढ़ेंगे वो भी आ जाएंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि कल जो हमने पढ़ा उसमें कौन कौन से टॉपिक छूट गए थे, मुझे एक बार कमेंट में लिख के बता दो। मेरे हिसाब से तो शायद एक तो फिल इन द ब्लैंक्स छूटे थे। इसमें तो आ रही है। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हेलो। हाँ भाई, अभी आ रही है आवाज? नहीं आ रही? आ रही है। इसमें तो आ रही है। हाँ भाई, तुम लोग बताओ जरा। उनको? ये कौन सा है? ये कौन सा है? फिफ्थ? ये फिफ्थ है? ये तो फिफ्थ है ना? उनको फोर्थ, हाँ। अच्छा, आ गई। ठीक है। हाँ, सिनोनियम्स नहीं करे थे एक तो सबसे पहले हमने। तो चलिए, सेट 5 का सबसे पहले हम लोग करते हैं सिनोनियम्स। सिनोनियम्स में पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो है एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस को लेकर। अब अगर हम किसी चीज के एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस लगाते हैं, तो एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस का मतलब होता है एक्सेसिव चार्जेस, यानी कि अत्यधिक, बहुत ज्यादा। ठीक है। एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट, इनॉर्मस, एक्सपेंसिव या अनरीजनेबल। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा चार्जेस। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? अनरीजनेबल चार्जेस हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हायर टैक्सी। आजकल टैक्सी को हायर करना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि वो चार्जेस कैसे लगाते हैं? बहुत ज्यादा लगाते हैं। अभी हमारी महिला है, ठीक है, ये देख रही है कि भैया इस शर्ट पे जो टैग लगा है वो एग्जॉर्बिटेंट प्राइस है। तो एग्जॉर्बिटेंट प्राइस का मतलब है अनरीजनेबल या बहुत ज्यादा। अब ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन आता है एक्सट्रीम। ठीक है जी। एक्सट्रीम मतलब भी होता है, अगर हम एक तरीके से एक्सट्रीम को देखें तो यूं मान के चलिए कि एक्सट्रीम का मतलब भी काफी कुछ होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम चार्जेस के लिए कहें तो ये ज्यादा बेहतर है, हालांकि ये भी इसका सिनोनियम हो सकता है। बट दोनों में से ज्यादा सही आंसर ए होगा, अनरीजनेबल चार्जेस। ठीक है। जेटसन का मतलब क्या होता है? जेटसन का मतलब होता है किसी चीज को फेंकना, थ्रो। जब हम जहाज से, थ्योरी समझो, जब हम जहाज से सामान फेंकना शुरू कर देते हैं ताकि वो डूबे ना, फ्यूल को भी निकालना शुरू कर देते हैं, तो उसे कहते हैं जेटसन करना, यानी कि थ्रो अवे। प्रोलिफरेट का मतलब होता है स्प्रेड, तेजी से फैलना। स्प्रेड रैपिडली। और किसी गलत चीज का फैलना, जैसे बीमारी का फैलना, है ना, इस तरीके से ये होता है प्रोलिफरेट, रैपिडली, तेजी से किसी चीज का फैलना। ठीक है भाई। कोई भी बच्चा कमेंट स्पैम नहीं करेगा, बार बार कमेंट नहीं करेगा। मैं सारे जो भी क्वेश्चन है वो बाद में आपको आंसर दूंगा, ठीक। पीडीएफ जो है वो आ जाएगी। देखो, एक बार कमेंट करने से, जब मैंने बोल दिया कि पीडीएफ आ जाएगी, बार बार कमेंट करके तो फायदा नहीं है ना, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं पढ़ने वाले। ठीक है। ऐसा कोई पीडीएफ नहीं है जो ना आए, आपको पता है कि पीडीएफ तो मिलेगा ही, एक दिन किसी दिन लेट हो सकता है, ठीक। चलो, ठीक।
अगला क्वेश्चन दूसरा है डेस्पाइज। डेस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना। क्या करना? नफरत करना। अभी हमारे भाई साहब हैं, इनके सामने ये मदिरा है, अल्कोहल है, और ये इसको देख के इनको बुरा लग रहा है। कुछ लोग अल्कोहल को पसंद नहीं करते, तो आप भी शायद पसंद नहीं करते होंगे, है ना। डेस्पाइज मतलब नफरत करना, डिटेस्ट, हेट, लोथ, एबहोर, डिसलाइक या डिसडेन, इन सभी का मतलब है नफरत करना। सेंटेंस के हिसाब से एबोमिनेट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एबोमिनेट का मतलब यही होता है नफरत करना। ठीक है, वी शुड नॉट डिस्पाइज एनीवन फॉर हिज पॉवर्टी। किसी की गरीबी के लिए उससे हमें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गरीबी और अमीरी तो इंसान की दिल से होती है। अब ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है रिवोक। ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम्स हैं, लिख लीजिए सिनोनियम्स है। इन सभी का मतलब है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। जैसे आपने सुना होगा आर्टिकल 370 को कैंसिल कर दिया गया था, उसे काउंटरमेंट कर दिया गया था, उसको क्या कर दिया गया था? रिवोक कर दिया गया था। कौन से स्टेट में था आर्टिकल 370? बताओ जल्दी से फटाफट। हम सोए नहीं कई रातों से। जम्मू एंड कश्मीर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आर्टिकल 370 को कैंसिल कर दिया गया था, यानी कि क्या कर दिया गया था? रिवोक कर दिया गया था, एनल कर दिया गया था। उसके बाद है एडल्ट्रेट। अब एडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है? अभी नहीं, अभी तो मैंने बोल लिया था। हाँ, ठीक। एडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है भाई? एडल्ट्रेशन, अब मान लो आप दुकानदार के पास गए, तो दुकानदार कई बार क्या करता है? चावल में खराब वाले चावल मिला देता है। जैसे देखो, ये है प्योर वाला गेहूं, और ये इसमें मिलावट वाला गेहूं, ये एडल्ट्रेटेड है ना। एडल्ट्रेटेड का मतलब है मिलावटी, मिलावट किया गया। तो एडल्ट्रेट वर्ब है, एडल्ट्रेट करना मतलब मिलावट करना। इम्प्योर, स्पॉइल, टेंट, कंटेमिनेट या पॉल्यूट, खराब कर देना, प्रदूषित करना। दोज हु एडल्ट्रेट मिल्क, जो लोग दूध में, अच्छा दूध में तो सबसे ज्यादा मिलावट होती है आजकल, उन्हें पनिश किया जाना चाहिए। दे शुड बी पनिश्ड सीवियरली। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो डिफाइल इसका आंसर हो जाएगा। डिफाइल का मतलब है क्या करना? मिलावट करना, इम्प्योर करना। ठीक है, टू मेक इम्प्योर। एलए का मतलब क्या होता है? एलए का मतलब होता है कम करना। एलए मींस कम करना, यानी कि जिसे हम कहते हैं लेसन, पेसिफाई, मॉलिफाई, है ना। ये सारे वर्ड जो होते हैं ये होता है एले। एले मतलब कम करना। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्लीशे। क्या सर, हम तो इसे क्लिच पढ़ रहे थे, क्लिच नहीं, क्लीशे। क्या है? क्लीशे। क्लीशे, क्लीशे और स्टीरियोटाइप दोनों का मतलब होता है ओवर यूज्ड, ओवर यूज्ड या कॉमन, घिसा पिटा। ऐसे रिमार्क्स जो घिसे पिटे रिमार्क्स होते हैं, ओवर यूज्ड या कॉमन, साधारण बिल्कुल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लीशे या स्टीरियोटाइप, या इसी को हम कहते हैं हैकनीड। हैकनीड, हैकनीड का भी यही मतलब होता है घिसे पिटे। हैकनीड भी बहुत आता है, एग्जामिनर बहुत पूछता है हैकनीड को। हैकनीड का मतलब भी होता है घिसे पिटे। प्रीत की लत, जब हो जाए तो थम्स अप डाल देना, जब कॉपी कर लो तो थम्स अप डाल देना। मोहे सी लागी हो गई मैं मतवारी। करप्ट हो तो सकता है, पर करप्ट एक्चुअल में कुछ और, ये मिलावट तो समझो। यहां टेंट का मतलब वो दागी नेता वाला नहीं है, ये टेंट का मतलब है किसी चीज को मिलावट कर देना एक तरीके से। वो करप्ट तो फिर भ्रष्ट वाली सेंस में हो जाएगा। यहां है किसी सामान में मिलावट कर देना, है ना, किसी मटेरियल को मिक्स कर देना, इस सेंस में। नेक्स्ट, एंटोनियम मैंने कल करा दिए थे, इडियम्स मैंने कल करा दिए थे।
यहाँ रखी थी, प्रियांशु ने रखी होगी, मैं तो यहीं रख रखी थी अपने पास। और वन वर्ड करा दिए थे कल, वन वर्ड हो गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए थे कल? नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हुए थे शायद, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हुए थे। सर मेरी वोकैबुलरी एमिलियोरेट। एनडीए वालों को इसमें से क्या करना है? एनडीए वाले को इसमें से सिर्फ सिनोनियम्स करना है, एंटोनियम्स करना है, ईडियम्स करना है और पीक्यूआरएस करना है। ये 4 चीजें करनी है एनडीए वालों को। ठीक है भाई एनडीए वालों, अभी के लिए तो यही करो, आगे पैटर्न चेंज होगा यूपीएससी का, नहीं तो मैं बताऊंगा 2-3 महीने बाद। ठीक है। द वर्स्ट पॉसिबल, सबसे खराब क्या, वर्स्ट पॉसिबल फॉर ह्यूमन सोसाइटी इज दैट वी विल डिस्ट्रॉय आवरसेल्फ विद आवर। सबसे खराब जो इस समय प्रिडिक्शन हुई है वो ये हुई है कि भाई हम अपने आप को क्या कर लेंगे, हम अपने आप को बर्बाद कर लेंगे न्यूक्लियर वेपन से। आने वाला जो वर्ल्ड वॉर होगा ना, वो तबाही मचेगी न्यूक्लियर वेपन से, हथियारों से। ठीक है, जिसको जिम कॉन्ग, वो क्या नाम है उसका, नॉर्थ कोरिया धमकी देता रहता है। तो द वर्स्ट पॉसिबल प्रिडिक्शन, प्रिडिकेशन नहीं, प्रिडिक्शन, पूर्वानुमान। पर्सपेक्टिव होता, ये परसेप्टिव। प्रिविलेज क्या होता है? राइट, अधिकार। प्रेजेंटेशन, ये तो सबको पता है, जो आप प्रेजेंटेशन सामने रिप्रेजेंट करते हो। ये पर्सपेक्टिव था, क्या था, एक सेकंड। सीडीएस में वन वर्ड नहीं आते हैं, और सीडीएस का तो कोई भरोसा नहीं है। सीडीएस वाले तो सब कुछ पढ़ो यार, सीडीएस का कोई भरोसा नहीं है। सीडीएस में कभी भी कुछ भी हो जाता है। चलिए भाई, ठीक है भाई। अरे एयरफोर्स वाई के लिए तो सब पढ़ना है, एयरफोर्स एक्स हो या वाई हो, उसके लिए तो सब पढ़ना, सब आता है उसमें तो। ठीक है भाई, ये हो गया। हाँ, इसमें करेक्शन नहीं है, इसमें यही ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में भी, जो मैंने लिखा था उसमें भी, परसेप्टिव। परसेप्टिव का मतलब होता है इंसाइट, इंसाइट या नॉलेज, इंसाइट या नॉलेज। ठीक है, तो 13 का आंसर ये है। कहना ये चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि सबसे बुरा जो हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं चीजों को, वो ये है कि ह्यूमन सोसाइटी जो है आने वाले समय में क्या हुआ है, बर्बाद कर लेगी अपने आप को। यानी कि इंसान ना अपने आप को न्यूक्लियर हथियारों से क्या कर लेगा, अपने आप को बर्बाद कर लेगा। तो परसेप्टिव का मतलब होता है इंसाइट, ज्ञान, या फिर नॉलेज, इसे कह सकते हैं इंसाइट या फिर नॉलेज। द पीपल ऑफ राजस्थान स्ट्रिक्टली टू द ट्रेडिशनल कस्टम। राजस्थान के जो लोग हैं, आपने देखा होगा वहां पर उनके बिल्कुल अलग ही वो चलते हैं, यानी कि जो मतलब जो पुराने टाइम पे होते थे ना, तो वो वैसे ही कल्चर को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जैसी पुरानी कल्चर होती थी तो उसको आज भी वो फॉलो करते हैं। और फॉलो करना, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके साथ टू प्रपोजिशन आएगी? कमेंट बॉक्स में फटाफट। अपील का मतलब तो रिक्वेस्ट होता है, अपील का मतलब तो रिक्वेस्ट होता है, और अप्लाई करना मतलब किसी चीज के लिए ट्राई करना। तो ये तो होंगे नहीं, या तो अबाइड होगा या एडहेयर होगा, पालन करना, और दोनों का मतलब ही पालन करना है। कौन सा आंसर होगा? सीजीएल, सीएचएसएल,
के लिए सब पढ़ें, सब कुछ आता है। एसएससी वालों को सब कुछ पढ़ना है। एडहेयर, एडहेयर आंसर होगा इसका, क्योंकि अबाइड के पीछे तो क्या आता है, बाई। अगर यहां बाई होता तो आपका आंसर होता अबाइड, लेकिन क्योंकि यहां टू है तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, एडहेयर होगा, क्योंकि एडहेयर के साथ ही क्या लगता है, टू लगता है। और प्रपोजिशन हम पढ़ रहे हैं तो हमसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हमें इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या लिखेंगे, डी, एडहेयर। अगला है 15, आई रेड सम ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल द एजेंट। अब कई बार इंटरनेट पे ना बहुत सारे विज्ञापन दिए होते हैं, तो उन विज्ञापन में बहुत सारी बातें लिखी हुई होती हैं, तो उन लिखी हुई बातों को क्या कहेंगे वो पूछ रहा है आपसे। तो मैंने प्रॉपर्टी के क्या, देखो कैटलॉग नहीं, कैटलॉग तो लिस्ट ऑफ बुक्स होता है, लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की लिस्ट। आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी बेचने वाला अपना आर्ग्यूमेंट बहसबाजी क्यों करेगा, तो डिस्क्रिप्शन इसका आंसर होगा। मोनोलॉग होता है टॉक टू वन सेल्फ, खुद से बात करना, टॉक टू वन सेल्फ, यानी कि जब आप खुद से बात करते हो, स्वयं से बात करते हो, तो उसे कहते हैं मोनोलॉग। तो इसका आंसर डिस्क्रिप्शन होगा, आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता। अरे यार प्रॉपर्टी का आर्ग्यूमेंट, मान लो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाला हूं और मैं इंटरनेट पे उसके चीजें डालना लिखना चाहता हूं, तो आर्ग्यूमेंट क्यों लिखूंगा, कौन मेरी प्रॉपर्टी को खरीदेगा। आर्ग्यूमेंट तो किसी व्यक्ति से बहसबाजी करते हैं हम लोग। ठीक है, और कैटलॉग लिस्ट होती है, लेकिन वो किताबों की लिस्ट होती है जो लाइब्रेरी में रखी होती हैं, उनकी लिस्ट को कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप नोट कर ले तो थम्स अप डाल दीजिए फटाफट जल्दी से। हाँ भाई, आज तो सगाई है रोशन सर की, गया नहीं तू, बुलाया नहीं, कहाँ, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, स्पेलिंग एरर नहीं कराया था ना कल, तो अगला है स्पेलिंग एरर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो बताइए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है इसमें से। प्रोफ्यूज की स्पेलिंग सही है, वर्चुअस की सही है, प्रोफ्यूज की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, वर्चुअस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। प्रोफ्यूज और वर्चुअस दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी। वर्चुअस क्या होता है, होली, पवित्र। प्रोफ्यूज क्या होता है, प्लेंटीफुल, पर्याप्त मात्रा में। रेक्लूज क्या होता है, सेंट, सन्यासी। लग्जूरियस की स्पेलिंग गलत है, LUXURIOUS, ए का क्या हो जाएगा, ओ, हाँ ए का ओ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लग्जूरियस। अजय मिश्रा क्या कह रहा है, ऐप पर क्लास नहीं चल रही है, तो कहां चल रही है, अभी कहां देख रहा है तू, यहां क्यों बे नालायक, अभी क्लास कहां चल रही है। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है आपसे, परफेक्शनिस्ट, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इनमें से किसकी स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है, किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो गलत स्पेलिंग आपको बतानी है। अब गलत स्पेलिंग में अगर हम देखें तो दोनों क्वेश्चन का आंसर दोनों में सॉल्व करता हूं। इनमें से फैटलिस्ट की सही है, फैटलिस्ट कौन होता है, भाग्यवादी, यानी कि वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, ठीक है, जो ब्राइट साइड पे देखता है। परफेक्शनिस्ट जो परफेक्शन से काम करता है। तो इसमें पेसिमिस्ट की गलत है, पेसिमिस्ट में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और पेसिमिस्ट क्या होता है, निराशावादी, निराशावादी मतलब वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो चीजों की डार्क साइड पे देखता है उसे पेसिमिस्ट कहते हैं। जो वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी। इनमें से किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, तो स्पेलिंग प्रोफेशनल की सही है, परपीचुएट कंटिन्यू करना ये भी सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सही है,
DILE, ए क्या लाएगा इसमें? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डायलेमा। डायलेमा क्या होता है? कंफ्यूजन, दुविधा। डायलेमा की स्पेलिंग गलत है। ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है सर फैटल तो घातक होता है। भाई वो नालायक, फैटल अलग चीज होती है, फैटलिस्ट अलग होता है। फैटल होता है घातक और फैटलिस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन फेट, भाग्य में विश्वास करने वाला। ऐसा जरूरी थोड़ी होता है कि उसका मीनिंग भी यही होगा। फैटल घातक होता है, फैटलिस्ट भाग्य में विश्वास करने वाले व्यक्ति को कहते हैं फैटलिस्ट। मेरी हाँ जी, जी 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 जी। पंक्टिलियस, पंक्टिलियस क्या होता है? केयरफुल। पंक्टिलियस की स्पेलिंग बी। पंक्टिलियस इज केयरफुल, जो किसी काम को ध्यानपूर्वक करता है। ठीक है। और फैसिमाइल इज कॉपी, FASCIMIL इज ए। फैसिमाइल इज कॉपी, नकल। जब हो जाए तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप डाल देना। ठीक है भाई। अरे ये एक सेकेंड, ये गलत हो गया। सी इसका आंसर है, FAS नहीं, FAC। फैसिमाइल, FACSIMILE। ये ए वाला नहीं है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। इसमें सी पहले आएगा, एस बाद में आएगा। ये गलती से रिवर्स हो गया, तो ये आंसर होगा इसका, सी। फैसिमाइल, ये लिखो, इसकी सी स्पेलिंग होगी। फैसिमाइल इज कॉपी, किसी चीज की रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब भी यही होता है, कॉपी। REPLICA। रेप्लिका इज ऑल्सो कॉपी, किसी चीज की हुबहू नकल। नेक्स्ट। बाकी स्पोकन के सेंटेंस तो आप हिंदी भी लिख रखी है तो खुद ही कर लोगे, है ना। स्पोकन के सेंटेंस में मजा आया? कमेंट में लिख के बताओ, PQRS कराता हूं मैं आपको। स्पोकन के सेंटेंस कैसे लग रहे हैं आजकल, ये बता दो। जहर हो रहा है मामला स्पोकन वाले सेंटेंसेस में? आ जाओ। स्नेक्स। चलिए भाई, तो स्नेक को पकड़ते हैं आज। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। हाँ जी। स्नेक्स आर द मोस्ट फियर्ड ऑफ ऑल रेप्टाइल। जितने भी रेप्टाइल हैं सबसे ज्यादा स्नेक डरता है, और हमें लगता है वो हमें डराता है। ऐसा नहीं है। तो ये हो गया आपका 1 फिक्स हो गया, ये भी फिक्स है। अब इसके बाद देखो, ठीक है जी, इसके बाद देखो शुरुआत किससे करती है, किससे करते हैं। मैनी पीपल आर किल्ड बाय स्नेक्स इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग स्नेक्स के द्वारा, अच्छा, मोस्ट स्नेक आर द मोस्ट फियर्ड ऑफ ऑल द रेप्टाइल्स। अच्छा, ये कह रहा है कि स्नेक्स जो हैं सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। ठीक है जी, सबसे ज्यादा डराते कौन है? स्नेक्स। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो स्नेक्स के द्वारा मारे जाते हैं पूरे संसार में। एस के बाद P, सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस प्रिवेंट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। और कई बार हम
जब सांप काट लेता है ना तो इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, ठीक है। पी के बाद आर, स्नेक इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ फियर एंड हार्म। स्नेक न केवल ये डर का और नुकसान का सोर्स है, इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू मैन। ये इंसान के लिए बेनिफिशियल भी है। भाई मेरा तो, मुझे तो तुरंत मिल गया। अब जैसे जो बच्चा कह रहा है ना सर मेरे को समझ नहीं आता, कई बार होता क्या है, आपको क्लू बीच में ढूंढना पड़ता है। जैसे मैंने देखा कि भाई नॉट ओनली का पेयर ऑल्सो से बनता है, जरूरी नहीं है बट ऑल्सो से बने। तो कई जगह पर डायरेक्ट, क्योंकि जब सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा तो बट ऑल्सो से बनेगा, जुड़ा हुआ नहीं है तो ऑल्सो आ जाएगा कि न केवल ये बल्कि ये भी है, नुकसान ही नहीं फायदा भी है। तो आर के बाद क्यू आएगा, आर के बाद क्यू ना तो इसमें है, आर के बाद क्यू ना इसमें है, इसमें है या फिर इसमें है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आर के बाद क्यू आएगा बट क्यू के बाद 6 आएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि ये बेनिफिशियल है इंसान के लिए, और बेनिफिशियल कौन है? जहर, और उसी से क्या बनती है? मेडिसिन। तो बेनिफिशियल है तभी तो उससे मेडिसिन बनती है, इसके जहर से। तो क्यू वाला लास्ट में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला सी इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, 15 तारीख से जो लिखा हुआ पीडीएफ देंगे वो भी देंगे, और ये नॉर्मल वाला भी देंगे, सब देंगे। लिखा हुआ भी मिलेगा और ये वाला भी मिलेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। शिवम तिवारी, स्पैम मत करो बेटे। क्या कह रहा है? आई एम एनडीए कैंडिडेट, मुझसे पीक्यूआरएस थोड़ा भी नहीं बनता है, बन रहा है, प्लीज मैं क्या करूं? अरे वो जो चूरन मैंने बनाया था, वो हमरा चूरन, वो देना जरा। वो पीक्यूआरएस वाला जो चूरन है जिसको खा के पीक्यूआरएस सॉल्व हो जाते हैं, एक बार जिस बच्चे को मैं पार्सल करवा दूं उसके थोड़ा सा। 27, रुक जा अभी तेरा इलाज कराते हैं। अर्ली वार्निंग प्रैक्टिस से नहीं आता बेटे, प्रैक्टिस से और पढ़ाई से नहीं आता, वो चूरन खाने से आता है। उसको सुबह शाम गर्म पानी से लेना है ना, दूध से भी ले सकते हो। अर्ली वार्निंग अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर जो ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, फ्लड आती हैं, बाढ़ आ जाती है आपका, और अर्थक्वेक, भूकंप, ये सब जो आते हैं, इनमें अगर वार्निंग पहले ही मिल जाए तो उससे क्या होता है? देखो, अर्ली वार्निंग अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर, स्पेशली कौन सा नेचुरल डिजास्टर्स? अब नेचुरल डिजास्टर है तो उसी का जिक्र होगा। स्पेशली कौन सा? पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो तूफान आते हैं, साइक्लोन आता है, क्यों रहे हो? साइक्लोन आते हैं। तो आर से स्टार्ट करके देखते हैं। पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एन एरिया, साइक्लोन एक एरिया है, और उसी एरिया को कहा गया वेयर वेदर फॉरकास्ट, जहां पर वेदर फॉरकास्ट जो है कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव। वेदर फॉरकास्ट अगर हो जाए तो उससे हम इजिली अपनी जो कॉस्ट है उसको बचा सकते हैं या नुकसान को बचा सकते हैं। इफ प्रिकॉशनरी मेजर्स आर इनिशिएटेड इन टाइम, अगर शुरू में ही हम अच्छे से उसको चेक कर ले, अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स यानी कि उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले, रोकथाम की जा सके पहले से ही। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर का जिक्र है और उनमें से एक डिजास्टर स्पेशली उसने दे दिया ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये आर से यही हिंट मिल गया था हमें, इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। देख हम कौन से चूरन खा के कर रहे हैं सॉल्व, है ना? हम प्रैक्टिस से कर रहे हैं, और प्रैक्टिस से रोजाना धीरे धीरे, एक दिन में तो कोई भी भगवान नहीं होता यार, एक दिन में किसी को नहीं आता। शुरू में तो समझने में टाइम लगता है, धीरे धीरे आता है। अब देखो पी क्यू आर एस, सबसे पहले क्या हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे? नहीं। प्रीपोजिशन से नहीं, इससे नहीं, बाय द एंड, बाय द एंड से स्टार्ट होगा, यानी कि आर। लो ये तो हो गया वैसे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, तो ये तो हो गया। बस लॉजिक लगाने वाली बात है, पता होना चाहिए। अब इतना भी मंद बुद्धि अगर कोई है तो उससे क्या ही होगा कि वर्ब से स्टार्ट नहीं करें, प्रीपोजिशन ही, सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देंगे। बाय द एंड कंजक्शन से कर दिया, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। वी शैल हैव शिफ्टेड टू, हम नए घर में शिफ्ट हो चुके होंगे। ये आ जाए। ट्रैवल एंड टूरिज्म का क्वेश्चन है, देखो। ट्रैवल एंड टूरिज्म इज द बिगेस्ट सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ी सर्विस इंडस्ट्री बन चुकी है कौन? ट्रैवल और टूरिज्म, यानी कि ट्रैवल और टूरिज्म का इसमें जिक्र किया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या उठाएं? सबसे पहले उठाएंगे
क्यू, क्योंकि इट मेक्स इतना कंट्रीब्यूशन 6.23% जीडीपी का। कौन? टूरिज्म। तो इसका मतलब इसका जिक्र क्यू में है। अब क्यू में है तो ये तो दोनों गए, तो क्यू के बाद आर या क्यू के बाद पी, ये देखने वाली बात है। ठीक है, देखो कैसे पकड़ेंगे, ध्यान से देखना मैं कैसे पकड़ने वाला हूं। क्यू के बाद या तो आर आएगा या क्यू के बाद पी आएगा। ठीक, इसका जीडीपी में 6 पॉइंट इतना कंट्रीब्यूशन है। 2009 में इंडिया ने 563 मिलियन डोमेस्टिक टूरिज्म आए थे वहां पर। ठीक है, अगर मैं क्यू के बाद लेता हूं पी और पी के बाद लेता हूं एस, दिस शोज, ये शो करता है अ राइज ऑफ ओवर 15% ओवर द प्रीवियस ईयर, कि पिछले सालों में 15% का राइज हुआ है। और उसके बाद लो, इंडिया विल बी अ टूरिज्म हॉट स्पॉट, टूरिज्म हॉट स्पॉट बनेगा फ्रॉम 2009 से लेके 2008 तक, यानी कि 2009 से 2008 तक। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द वर्ल्ड टूरिज्म एंड, अब देखो अनाउंसमेंट किया गया वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म की तरफ। तो अनाउंसमेंट कौन से सेंटेंस में है? अनाउंसमेंट कौन सी अनाउंसमेंट, मुझे ये बता दो। अनाउंसमेंट ये कि इंडिया जो है, बताओ तुम ही बताओ कौन सी है अनाउंसमेंट। अब तुम ये देख लो कि इस S6 से पहले कौन सा आएगा, आर आएगा या एस आएगा? भाई ये तो स्टार्ट ही नहीं होने, आर आएगा या एस आएगा, इनमें से कौन सी चीज अनाउंसमेंट है, कौन से में अनाउंसमेंट है? तो अनाउंसमेंट है मेरे भाई आर, कि इंडिया टूरिज्म का हॉट स्पॉट 2009 से कब तक, 18 तक। ये अनाउंसमेंट ट्रेवल इंडस्ट्री के द्वारा हुई। तो इसका मतलब आर लास्ट में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। अब मैच करो अपना अपना, किसका सही बैठ रहा है। हो गए, खत्म हो गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने। अरे उसको लाने बुला के प्रियांशु को। हाँ, है ना, ना बोल क्या कि जो सर ने अभी बनवाई है नई वाली, वो वाली वो वाली पूछ के। हम्म, क्यों? अच्छा, अच्छा, तो डायरेक्टर सर तो है। मेरे को पढ़ाने का ही काम बहुत है यार। मिल गया। हम्म, हम्म। हाँ भाई, तो अब हम क्या करने वाले हैं? टाइप 3, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, अब हम कॉन्सेप्ट्स वाला जो लास्ट का पार्ट है टाइप 3 करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम टाइप 3 बहुत आराम से मजे में पढ़ने वाले हैं, और ये सबसे आसान है टाइप 3। टाइप 2 और टाइप 1 में था, उसमें लर्न करना था, उसके पीछे ये, उसके पीछे ये फिक्स प्रपोजिशन। इसमें ज्यादा लर्न नहीं करना, इसमें तो सीखना है। एक बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, सब समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसके बाद सीधा प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। और प्रैक्टिस तो विनोद भी जानता है कि हम तूफान मचा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जिन बच्चों को ये था कि नोट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लर्न नहीं होता, लर्न करने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास अपने से पढ़ लिया है, अब लर्न नहीं करना, अब तो प्रैक्टिस। चैप्टर खत्म हुआ, बस छोड़ दो, प्रैक्टिस में आ जाओ। प्रैक्टिस में धुआं, सब कुछ मैं प्रैक्टिस में ही लर्न करा दूंगा आप लोगों को। लेकिन ये पढ़ना जरूरी था, क्योंकि प्रैक्टिस तब तक अच्छी नहीं होती जब तक बेसिक्स से ना पढ़े आप लोग। अब एक बार ध्यान से सुनते चले जाओ फटाफट। कल टेस्ट है क्या? हाँ टेस्ट होगा, क्यों नहीं होगा टेस्ट? हाँ भाई, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट, प्रीपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। पहले भी पढ़ाया था चैप्टर के स्टार्टिंग में भी, दोबारा पढ़ा रहा हूं फिर से, दोबारा से सुन लो जिसका छूट गया होगा।
प्रेपोजिशन अपने पीछे, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसीलिए वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी नाउन का सब्जेक्टिव केस नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस आता है इंस्टेड ऑफ सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस के बदले में ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब कई बच्चों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नहीं पता होता, तो मैंने वो भी लिख दिया यहां पर कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, यू का यू ही होता है, दे का देम, और इट का क्या होता है? इट ही होता है। तो ये होते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। तो शायद आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। अब नोट में क्या लिखा है, ये बड़े काम की बात है, इंपॉर्टेंट लिख लेता हूं मैं इसको। वी कैन मेक जिरेंड ऑफ एनी वर्ब। हम दुनिया की किसी भी वर्ब का जिरेंड बना सकते हैं, वेदर इट इज अ वर्ब ऑफ स्टेट, चाहे वो वर्ब ऑफ स्टेट हो, और वर्ब ऑफ एक्शन, चाहे वो वर्ब ऑफ स्टेट हो, चाहे वो वर्ब ऑफ एक्शन। दुनिया की कोई भी वर्ब हो, प्रपोजिशन के बाद उसे झुकना ही पड़ेगा। ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो प्रपोजिशन के बाद दुनिया की कोई भी वर्ब हो, कोई भी प्राणी तुमसे आके कहे नहीं इसका हम इसका जिरंड नहीं बना सकते, तो कहना संजीव सर ने कहा है कि बनाएंगे, हम बना के रहेंगे, तो बनाएंगे। प्रपोजिशन ऑफ, ऑफ के बाद जिरंड सिंगिंग। एडिक्टेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन, अब तो हमने फिक्स प्रपोजिशन भी पढ़ लिया टू, तो प्रपोजिशन के बाद जिरंड। डिवोटेड के बाद फिक्स प्रपोजिशन टू, तो प्रपोजिशन के बाद जिरंड। विद अ व्यू टू आपको पढ़ाया था मैंने, के उद्देश्य से, टू इसमें प्रपोजिशन, तो नो का नोइंग। अब कुछ लोग आते हैं कहते हैं नो का नोइंग नहीं हो सकता, हो सकता है, संजीव सर के साथ में सब कुछ हो सकता है। आई एम नोइंग यू, टेंस पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा ये कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नो वर्ब ऑफ स्टेट होती है, और वर्ब ऑफ स्टेट का कॉन्टिन्यूस नहीं बनता, तो बनेगा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। लेकिन मेरे प्यारे मुन्ना ये कॉन्टिन्यूस है, इसलिए कॉन्टिन्यूस नहीं बन सकता। बट जिरंड तो हर हर महादेव किसी का भी बन सकता है। जिरंड तो दुनिया में हम किसी का भी बना सकते हैं। कॉन्टिन्यूस नहीं बन सकता, लेकिन जिरंड तो हम किसी का भी बना सकते हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे। ठीक है, हम सोए नहीं कहीं। आ जाओ, और एग्जाम्पल भी है इसमें। विद अ व्यू टू का अर्थ क्या होता है? विद अ व्यू टू का अर्थ होता है के उद्देश्य से, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। वर्ब ऑफ स्टेट का कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते, पर जिरंड बना सकते हैं। देख रहे हो विनोद, सब कुछ लिख दिया सर ने, है ना, बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहते बिल्कुल भी। तो वर्ब ऑफ स्टेट, आज के बाद कोई तुमसे आके कहे कि वर्ब ऑफ स्टेट में आईएनजी नहीं लगता, तो उसको पकड़ के कहना यूं, यूं पकड़ के ना उसको, यूं यूं पकड़ के यूं कहना, रुक भाई रुक, दो मारना कान पे पहले। जब संजीव सर ने बताया है कि वर्ब ऑफ स्टेट का कॉन्टिन्यूस नहीं बन सकता, जिरेंड तो किसी का भी बन सकता है, तो ये आईएनजी को रटने वाली क्या बात है? क्या है ये आईएनजी? ये कहां से रट्टा, कहां से मारा? जब बताया है कि आईएनजी नहीं लगता, अरे आईएनजी का मतलब समझ में, आईएनजी जिरेंड भी होता है, आईएनजी कॉन्टिन्यूस भी। क्या आईएनजी आईएनजी रट रखा है बच्चों को, आईएनजी आईएनजी क्या है ये तरीका? आईएनजी का मतलब है कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा वर्ब ऑफ स्टेट का, जिरेंड बन सकता है। आई बात समझ में? अब मत आना कभी भी सामने। आगे भाई, अब आ जाओ। ऐसी प्यारे बच्चों, लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है, टू इसमें क्या हो गया? प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद क्या आ जाएगा? जिरेंड आ जाएगा। मदर ऑलवेज कीप ऑन प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद क्या आ जाएगा? जिरेंड आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पहला कॉन्सेप्ट जो आपका कवर हो गया है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हो गया भाई,
चलो अब अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट समझो। अगला कॉन्सेप्ट है वी डू नॉट यूज प्रेपोजिशन। हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते बिफोर एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। एक सेकेंड, यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम तीनों आएंगे। इनसे पहले हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तीनों का लेता हूं एक एग्जांपल। पहला सेंटेंस है, लिखते रहना मेरे साथ साथ, आई एम गोइंग टू देयर, मैं वहां जा रहा हूं। ये सही है या गलत है? जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, और गलत है तो क्यों? दूसरा, शी विल टीच यू विद ऑनेस्टली, एडवर्ब ऑफ मैनर। सही है या गलत है? गलत है तो क्या है? तीसरा है, he will return on tomorrow, TOMORROW। गलत है तो क्या गलत है? देखो भाई, जो पहला क्वेश्चन है, आई एम गोइंग वेयर, देयर, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले प्रपोजिशन हट जाएगा। अगर यहां मैं कहता आई एम गोइंग, अगर मैं लगाऊं आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो सही है, क्योंकि दिल्ली क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले प्रपोजिशन टू आ जाएगा। लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वो नाम नहीं है किसी का, तो टू नहीं आएगा। दूसरा, शी विल टीच, अब ये एडवर्ब शी विल टीच यू ऑनेस्टली क्या है? एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ एम, एम मतलब मैनर। तो इससे पहले क्योंकि प्रपोजिशन अपने भी, हाँ भाई क्या बोल रहा था? प्रपोजिशन अपने पीछे एडवर्ब लेता है, प्रपोजिशन अपने पीछे एडवर्ब लेता है। क्या सिखाया था? कि प्रपोजिशन जो है अपने पीछे एडवर्ब नहीं लेता, प्रपोजिशन अपने पीछे या तो लेता है नाउन या लेता है प्रोनाउन। जब ऑनेस्टली एडवर्ब है तो विद का क्या काम है वहां पर? समझ में नहीं आती एक बात, जब एक बार ढंग में समझा दिया है? तो इसका मतलब यहां से हम विद को हटा देंगे, विद को हटा देंगे तो सीधा क्या बचेगा? ऑनेस्टली बचेगा। लेकिन क्यों हटाया समझ में आ गया है, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। तीसरा, ही विल रिटर्न ऑन टुमारो। अब टुमारो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, टी लिख देता हूं इसे, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसीलिए ऑन हट जाएगा। लेकिन अगर मैं इस टुमारो की जगह संडे कह दूं, तो संडे क्या है? नेम ऑफ द डे। अब नाम आते ही तो नाउन आ गया, तो ऑन आ जाएगा। ही विल रिटर्न ऑन संडे, वो संडे को लौटेगा। तो पूरी थ्योरी समझ में आ चुकी है कि अगर नाम होगा, नाउन होगा तो लगेगा प्रेपोजिशन, अगर एडवर्ब होगा तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। तो अब तीनों एग्जांपल जल्दी से उतार लो फटाफट। हाँ, ये नोट्स में लिखना है, ये नोट्स में लिखना है। और अगर ये हो गया हो, लिख लिया हो, तो जल्दी से थम्स अप मारो फेंक के फटाफट।
ठीक है भाई, चलो अब देखो, अब पेपर में क्या है, पेपर में ये क्वेश्चन आता है, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो मैं तो रटाने के लिए जनरली क्या करते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि भाई कैट्स, रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं होता है, गलत होता है, ये सही होता है रेन कैट्स एंड डॉग्स। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा ये गलत, मैं बताऊंगा ये क्यों है। तो समझो, कैट्स एंड डॉग्स रेन जब होती है तो इसका मतलब होता है हैवीली। आज आपको रीजन समझ में आएगा, हैवीली। और हैवीली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसका मतलब ये एक तरीके से एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करता है, और इसी वजह से ये प्रपोजिशन हट जाती है। तो शायद अब आपको समझ में आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्रपोजिशन इसलिए हटी क्योंकि ये एडवर्ब है, ये कुत्ता बिल्ली नाउन नहीं है। हाँ, कई लोग कह सकते हैं सर ये तो नाउन है कुत्ता बिल्ली। अबे वो नालायक, क्या बारिश में कुत्ते बिल्ली गिरेंगे? बारिश होगी हैवीली, हैवीली होगी तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। तो इसीलिए कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है हैवीली, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसीलिए यहां से हमने क्या हटा दिया, लाइक हटा दिया है। तो कैट्स एंड डॉग्स क्या है, हैवीली। ऐसे ही टूथ एंड नेल के साथ विद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि टूथ एंड नेल का मतलब होता है ब्रेवली, बहादुरी से, तो ये भी एडवर्ब का काम। बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर के साथ, ये भी एडवर्ब होता है, कंप्लीटली, तो यहां से भी विद हट जाएगा। हार्ट एंड सोल, किसी का स्वागत करना, दिल से स्वागत करना, होल हार्टेडली, होल हार्टेडली, ये भी एडवर्ब है, तो यहां से विद हट जाएगा। तो अब आपको हो, अब आया बात समझ में, ये क्यों हुआ ऐसा। हमें तो ये बैग एंड बोरिया बिस्तर ही समझ में नहीं, ये एडवर्ब का काम करते हैं सारे के सारे, इसलिए हटता है यहां से प्रपोजिशन। हाँ भाई, जब हो जाए तो थम्स अप मार देना फटाफट। हम सोए नहीं क्या तू। हो गया भाई, चलो अब है अगला पेयर, क्या है, अलोंग वर्सेस अक्रॉस वर्सेस थ्रू। अलोंग वर्सेस अक्रॉस वर्सेस थ्रू, आ जाओ जी, अलोंग वर्सेस अक्रॉस वर्सेस थ्रू। चलो अब अलोंग कैसे समझेंगे। अलोंग का मतलब क्या होता है, अलोंग का मतलब होता है किसी चीज के किनारे। जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लो, ये है रोड, ये रोड जा रही है, ठीक है जी, ये इसमें गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। अब तुम यहां पर ये जो सभी जो है लोग हैं ये चल रहे हैं इधर पे, तो ये रोड के किनारे अगर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये रोड के किनारे हैं, तो आप इसमें अक्रॉस नहीं कहोगे, आप इसे क्या कहोगे, अलोंग द रोड। क्या कहोगे, अलोंग द रोड। मान लो बहुत सारे पेड़ खड़े हैं, क्या खड़े हैं, पेड़, बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं रोड के किनारे जो लगे रहते हैं पेड़, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, अलोंग द रोड कहेंगे। तो अलोंग का मतलब होता है किसी चीज के किनारे। मान लो ये नदी है, अब अगर इस नदी के किनारे यहां पर घर बने हुए हैं या कोई शहर बसा हुआ, तो ये इसका अगर किनारे की बात कर रहे हो, यूं मतलब किनारे इन द पैरेलल, इस कंडीशन में ये कंडीशन क्या होती है, अलोंग होती है। कौन सी होती है, अलोंग होती है, पैरेलल टू समथिंग, किसी चीज के पैरेलल। तो लिखा भी है कि अलोंग शोज पैरेलल कंडीशन। अलोंग क्या शो करता है, किसी चीज के पैरेलल कंडीशन। फिर दूसरा आता है इसमें अक्रॉस। अब अक्रॉस का मतलब क्या है, उसको इसी से ही समझ लो। जैसे मान लो ये रोड है,
ठीक है, ये क्या है, रोड है। मैं यहां खड़ा हुआ हूं, तुम यहां खड़े हुए हो, और मैंने कहा मेरा मित्र जो है वो रोड के कहां, तो मेरे कंपैरिजन में मेरा मित्र क्या है, रोड के उस पार खड़ा है। तो जब एक दूसरे के अपोजिट कंडीशन आती है, विपरीत, तो उस कंडीशन में हम अलोंग नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, अक्रॉस लगाते हैं। तो मैं कहूंगा मेरा फ्रेंड जो है, माय फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार खड़ा हुआ है। मान लो ये नदी है, ये नदी पानी बह रहा है, और यहां पर वाई नाम का तुम्हारा फ्रेंड है, और इधर तुम खड़े हुए हो, तो तुम नदी के इस पार से उस पार तैर के जाओगे ना उसे बचाने के लिए। तो इसका मतलब इस पार से उस पार, तो नदी को तुम क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो ये हो जाएगा अक्रॉस। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, अक्रॉस। आई बात समझ में। अरुण कुमार क्या कह रहा है, सर प्रीपोजिशन लगाते क्यों हैं। यार ये बात तो आप एक उसमें भी तो पूछ सकते हो, इतना स्पैम करने की क्या जरूरत है। अगर इस बार कोई से ऐसी हरकत की ना तो ब्लॉक करा दूंगा मैं, पहले कान खोल के सुन लो। और ये वो बेहुदा क्वेश्चन है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, और ये मतलब पर बच्चों को परेशान करने वाली बात। आई बात समझ में। प्रपोजिशन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, प्रपोजिशन इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि प्रपोजिशन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन की या किसी वर्ड की डायरेक्शन दिखा सकें, उसका पोजीशन बता सके, उसका रिलेशन बता सके, बिना उसके संभव नहीं होगा। अब मुझे बता, मैं कहूं कि भाई बिल्ली जो है इसके ऊपर बैठी है, तो मैं कैसे बैठाऊंगा, बिना प्रपोजिशन के कैसे बैठा दूंगा। जब तक मैं ऑन नहीं लगाऊंगा तब तक बिल्ली इसके ऊपर कैसे बैठ जाएगी, बिना प्रपोजिशन के बैठा के दिखा मुझे कैसे बैठ जाएगी। पता है सब कुछ, लेकिन बच्चों को डिस्टर्ब करना है। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, पूछेगा कभी एग्जाम इसको कि पेपर प्रपोजिशन क्यों लगाते हैं। नालायक आदमी, कहां से आते हैं ऐसे लोग, कौन है ये लोग। आह, और परीक्षा वालों ने मुझे ये बात बताई थी कि सर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कुछ टीचर्स ने भी आपके सिलेबस खरीदे हैं क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन आ जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि डिस्टरबेंस करें, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, बच्चों का बहुत कुछ चला जाएगा। अब इतनी देर में मैं इतने अच्छे से इसे 3D में समझा रहा था यहाँ पे पिक्चर बना के, तो स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करता हूँ यार मैं, इतने नोट्स बनाने के लिए सब कुछ, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें आराम से पढ़ना है पढ़ लो, मैं तो ये भी नहीं कहता मत पढ़ो, पढ़ो तुम दबा के, लेकिन ये बदतमीजी नहीं, ये तो यूट्यूब पे बहुत होती थी वैसे ही। नेक्स्ट, अक्रॉस, देखो लिखा भी अक्रॉस मींस फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड, एक साइड से दूसरी साइड। ठीक है भाई, चलो और एक तरीके से समझ लेते हैं इसको, ऐसे समझ लो। ठीक है, जैसे मान लो ये नदी है, ठीक है, ये नदी का पानी बह रहा है, तो हम जो पुल है, हम पुल जो है भाई, मान लो यहां से मैंने उठाया पुल और यूं लेके यूं बना दिया, यूं 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 ही, तो इस नदी को इस पार से उस पार जाना है हमें भाई। एक गांव ये है, एक गांव ये है, ये चमोली है, ये भिमोली है, तो चमोली से भिमोली में जाने के लिए नदी से क्रॉस होना पड़ेगा, तो इसीलिए क्रॉस होना पड़ेगा, तो प्रपोजिशन हमने लगा दी अक्रॉस, ACROSS, अक्रॉस। तो अक्रॉस का मतलब ये होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, अपोजिट साइड। ठीक है, दूसरी बात, कई बार बच्चे पूछते हैं सर क्रॉस और अक्रॉस में क्या फर्क होता है, तो मेरे भाई अक्रॉस प्रपोजिशन होती है और क्रॉस होती है वर्ब, ये इन दोनों का डिफरेंस है। क्रॉस मतलब किसी चीज को क्रॉस करना, तो अक्रॉस और क्रॉस में ये फर्क होता है, क्रॉस होती है वर्ब
और अक्रॉस होती है प्रीपोजिशन। हो गई बात, मामला ओपी हो गया। अब आते हैं अगले पे, थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है भाई? थ्रू का मतलब ऐसा होता है, जैसे बचपन में याद करो, हम एक तरफ से घर में कोई ऐसा सामान होता था ना, वो ड्रम टाइप का, इधर से घुसते थे, बीच में कभी कभी फंस भी जाते थे और दूसरी तरफ से निकलते थे। तो थ्रू का मतलब होता है मीडियम, किसी चीज से होकर गुजरना। अब जैसे मान लो आपने टनल के बारे में सुना होगा, किस किस ने सुना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ टनल के बारे में। टनल जो है पहाड़ों में बनाई जाती है, गुफा एक तरीके से, एक तरफ से उसमें गाड़ी घुसेगी यूं 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 और यूं बाहर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये गाड़ी यहां से निकल गई और अंदर बाहर को निकल गई। तो जब हम किसी चीज को मीडियम के रूप में यूज करते हैं, किसके रूप में? मीडियम, माध्यम, तो उसके लिए हम थ्रू का यूज करते हैं। थ्रू मतलब किसी चीज से होकर गुजरना, किसी चीज से होकर गुजरना, उसे कहते हैं थ्रू। जैसे मान लो ये पाइप है और पानी जो है इस पाइप में यहां से घुसेगा और बाहर निकल जाएगा, तो हम इसे कहेंगे थ्रू द पाइप, यानी कि पाइप से होकर गुजरते हुए, उससे क्या लगाएंगे? थ्रू लगाएंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप मुझे करके दिखाओगे फटाफट। पहले एग्जाम्पल का आंसर बताओ जल्दी से। हाँ भाई, मास्टर जी लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ये उल्टे पुल्टे, अब आप भी आंसर दो फटाफट जल्दी से। हाँ, जैसे दिल्ली मेट्रो। योगेश रावत, अरे परीक्षा एप्लीकेशन वाले इसकी जरा बात सुन लो योगेश की, ये क्यों परेशान है, नहीं तो अब इसको मेरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी इसलिए नहीं चल रही है। कमेंट स्पैम मत कर, मुझे पढ़ा लेने दे, ठीक? ठीक हो जाएगा। अभी देख रहा है क्लास, देख ले। चलो, पहला, ही स्वैम इनटू द रिवर। इतने निकम्मे लोग हैं, इतने निकम्मे लोग हैं, क्या ही बताऊं। इनटू का मतलब होता है जब हम बाहर से किसी चीज के अंदर आते हैं, तब इनटू होता है। अगर यह स्वयं की जगह जंप होता तो जंप इनटू होता। मतलब ऐसे मान लो कि यहां मैं बाहर खड़ा हूं और मैंने यहां से जंप मारी, तो मैं बाहर से अंदर आया, बाहर से अंदर गया इस चीज में, तब मैं जंप इनटू द रिवर होगा। वो नदी में, तो अब मान लो ये नदी है यार, और वो नदी में अंदर ही है, पानी में ऑलरेडी उसमें तैर रहा है, ठीक है? तो ये अलग कहानी है। तो इसको मैं अक्रॉस थ्रू के माध्यम से पूछ रहा हूं, अभी तुमसे इनटू नहीं पूछ रहा हूं। दूसरी बात, अगर मैं नदी के अंदर ही तैर रहा हूं तो इन द रिवर भी हो सकता है, बट इस पार से उस पार, इस पार से उस पार, इस सेंस में पूछ रहा हूं मैं, तो होने को वो भी हो सकता है। पेपर में तो ऑप्शन के हिसाब से आएगा और लिखा हुआ होगा, अभी सिर्फ मैं समझाने के लिए पूछ रहा हूं आपसे। तो अक्रॉस, अलोंग और थ्रू में से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, नदी के इस पार से उस पार। अब समझ में आ गया होगा कि अक्रॉस किस सेंस के लिए यूज किया जा रहा है। दूसरा, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। टनल से होकर गुजरी, ट्रेन जो है टनल से होकर गुजरी, तो दूसरे में हो जाएगा थ्रू। तीसरा बताओ, वो लड़का जिसने व्हाइट टी शर्ट पहन रखी थी वो दरवाजे से होकर गुजरा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, आठवां। बताओ जल्दी से फटाफट। द बॉय हु वॉज वियरिंग टी शर्ट पास थ्रू द डोर। अब मान लो ये दरवाजा है, तो यहां से गया और बाहर निकल गया, तो इसका मतलब मीडियम, माध्यम, तो आंसर क्या हो जाएगा? पास थ्रू द डोर। फिर उसने कहा हमें रोड के कहां चलना चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सके। ये रोड है, तो आप बताओ कहां चलें? क्या रोड के ऊपर चलें, या हनुमान बन के उड़ के चले, या रोड के किनारे चलें? बताओ कैसे चलें? तो हमें रोड के कहां चलना चाहिए? रोड के किनारे चलना चाहिए, अलोंग द रोड चलना चाहिए। अब ये नदी है, फिर वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, नदी के इस पार, ये हो गई नदी। ये गांव का नाम है, कुछ भी रख लो, चमोली, बिमोली, है ना? अब इधर से इधर जाना है, तो नदी, पुल कैसे बनेगा? इस पार से उस पार, क्रॉस, अक्रॉस, ठीक है जी। दे हैड टू मार्च। अब ये मान लो घना जंगल है और हमें इस जंगल से होके गुजरना है, तो जंगल के माध्यम से जाना पड़ेगा, जंगल से होते हुए, तो मार्च थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। अ ट्री फेल रेलवे लाइन। अब रेलवे लाइन का ट्रैक का मैं तुम्हें समझाता हूं, रेलवे लाइन का क्या केस है। ये है रेलवे ट्रैक जिस पर रेल चलती है। अब कोई पेड़ है उस पर गिर गया और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो मान लो ये ट्री ऐसे गिरेगा या ऐसे गिरेगा, कौन सी कंडीशन में एक्सीडेंट होगा मुझे बताओ? अगर ये ऐसे गिरेगा तो ये हो जाएगा अलोंग द ट्रैक,
ऐसे गिरेगा तो ये हो जाएगा अक्रॉस द ट्रैक। तो कौन सी कंडीशन से एक्सीडेंट होगा, किस तरीके से गिरेगा? 7 वाले का किस कंडीशन की वजह से अक्रॉस होगा? तो मेरे भाई किस कंडीशन की वजह से? अक्रॉस की वजह से, क्योंकि इधर से उधर गिरेगा तभी तो गाड़ी अटकेगी उसमें, तभी तो एक्सीडेंट होगा। 8वें में कह रहा है शी हैज गॉन थ्रू। अब मैंने थ्रू क्यों लगाया? क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या है? गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से होके गुजरना। पास, पास भी होता है गो थ्रू, नहीं सॉरी, गो थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस। तो उसने जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों को एक्सपीरियंस किया है। तो गो थ्रू का मतलब है बहुत सारी डिफिकल्टीज को एक्सपीरियंस करना। तो लास्ट वाले का क्या हो जाएगा? 8 वाले का थ्रू, एक्सपीरियंस करना। ठीक है भाई। 6 वाला क्वेश्चन देख लो फिर से, जंगल वाला। भाई सीधी सी बात है, मान लो ये गांव है यहां पर, ठीक है, एक गांव यहां पर है और ये बीच में घना जंगल है, तो हमें जंगल से होते हुए गुजरना पड़ेगा। और जब आप किसी चीज से होते हुए गुजरोगे तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसे कहोगे क्या? आप कहोगे उसे थ्रू। जंगल के माध्यम से, जंगल से निकलते हुए जाओगे तो दैट इज थ्रू। फिर आया देयर इज अ स्कूल जस्ट माई हाउस। मेरे घर के बिल्कुल उल्टी साइड में घर है। देयर इज अ स्कूल जस्ट, तो अलोंग माई हाउस, अक्रॉस माई हाउस या थ्रू माई हाउस? थ्रू तक का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देयर इज अ स्कूल जस्ट अक्रॉस माई हाउस। और ये अक्रॉस कब लगेगा? जब मैं कहूंगा कि मेरे घर के बिल्कुल अपोजिट साइड में है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, पेपर में चेंज भी हो सकता है, ठीक है, पेपर में कुछ और भी हो सकता है, प्रीपोजिशन कई बार कभी और भी लग सकती है, बट वो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। अभी मैं अलोंग अक्रॉस के थ्रू समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगला हेलो। अब जब आप कॉल करते हैं हेलो दिस इज रोहन, मैं रोहन बोल रहा हूं, उस साइड कौन है? तो मतलब अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड के लिए क्या हो जाएगा? अक्रॉस द लाइन। अपोजिट साइड के लिए क्या हो जाएगा? अक्रॉस द लाइन। हाँ, अब आता है सर अलोंग विद और अलोंग में क्या फर्क है? तो मैंने ये लिखवा दिया, कई बच्चे पूछते हैं फिर बाद में, सर अलोंग और अलोंग विद में क्या फर्क है? तो अलोंग का मतलब तो होता है किसी के किनारे, लेकिन अलोंग विद लग गया तो मतलब किसी के साथ। हिंदी में लिखा है किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ। राजू लॉस्ट हिज जॉब। राजू ने अपनी नौकरी खो दी व्हेन द फैक्ट्री क्लोज, फैक्ट्री बंद हुई। अलोंग विद, अलोंग विद किसके साथ साथ? थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, हजारों वर्कर्स के साथ साथ राजू ने भी अपनी नौकरी खो दी। तो यहां अलोंग नहीं आएगा, अलोंग विद आएगा। अलोंग विद का मतलब है के साथ साथ। रेनू इज स्टडिंग फ्रेंच, रेनू फ्रेंच पढ़ रही है किसके साथ साथ? अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ वो भी पढ़ रही है। आई कैन नॉट कंटिन्यू विद यू, मैं तुम्हारे साथ काम जारी नहीं रख सकता। अलोंग विद किसके साथ? दिस कंफ्यूजन। अगर ये कंफ्यूजन रहा तो इस कंफ्यूजन के साथ साथ मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। ठीक है भाई। अब बताओ इसमें कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई? ठीक, सबसे पहले एक बार फिर से ले लेते हैं इसको, दोबारा से यहां से आ जाओ, ये तो सब समझ में आई गया था। पहला है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है किसी चीज के पैरेलल चलना, किसी चीज के किनारे, है ना। अक्रॉस का मतलब होता है अपोजिट साइड, किसी चीज के एक दूसरे के विपरीत होना, ये होता है अक्रॉस। ये लिखा भी है, इट मींस अपोजिट टू समथिंग, किसी चीज के विपरीत होना। ठीक, नेक्स्ट फिर है थ्रू। थ्रू मतलब किसी चीज से होकर गुजरना, मीडियम। एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया है? कौन से वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो फटाफट। 9 वाला, अच्छा 9 वाला तो छूट गया। शी पुट द शॉल। अब देखो शॉल जो है कैसे रखा जाता है? शॉल, शॉल को हम ऐसे रखते हैं यूं, एक तरीके से मैं बताता हूं। शॉल को जो है यूं रखा जाता है, ये तो खैर शॉल नहीं बनेगा, है ना, मतलब यूं रखते हैं, यूं ऐसे करके, तो इधर से इधर तक कंधों पे दोनों तरफ से, ठीक है।
ठीक, अब वो बात लगा, गांव में लोग ऐसे रख लेते हैं यू करते हुए, ठीक, वो एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन वो रखना नहीं होता, वो तो अलग कंडीशन आती है, ऑन में आएगा वो। तो अगर हम अक्रॉस के हिसाब से करें तो अक्रॉस इसका आंसर होगा। अक्रॉस का मतलब है इस ऐसे अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, अक्रॉस हर शोल्डर्स, अपने कंधों पे रखा उसने सॉल को। ठीक है जी, तो ये था। 6 वाला क्या था, 6 वाला देख लो, उन्हें जंगल से होकर गुजरना पड़ा। तो भाई जंगल से होकर मतलब जंगल एक मीडियम है, ठीक है, जंगल एक माध्यम है उनके लिए, तो इसीलिए यहां मार्च थ्रू आएगा। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है जो लड़का, अरे यार ये क्वेश्चन क्या है, पूछने लायक है क्वेश्चन। भाई दरवाजा नहीं दिखाई देता तुम्हें, अब मैं यहां खड़ा हूं और इस दरवाजे से यूं निकल के जाऊंगा, तो दरवाजा एक मीडियम हो गया। तुम खिड़की से कूद के निकल जाओ, वो भी मीडियम होगा, थ्रू द विंडो हो जाएगा, ऐसे थ्रू द डोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है, टू वर्सेस टूवर्ड्स। टू वर्सेस टूवर्ड्स को पिक्चर से समझाऊं या डायरेक्ट समझा दूं, बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट। पिक्चर ही बना देता हूं मेरे हिसाब से तो। चलो along with को रिपीट कर दो, along को रिपीट क्या करना है, along with को, along with का मतलब है के साथ साथ। भाई मान लो, ऐसे समझ लो, मुझे पता है तुम्हारे कैसे समझ में आएगा। देखो ये है चिंकी, चिंकी ने पिंटू से कहा कि मूवी देखने चलते हैं, तो चिंकी विल गो टू मूवी along पिंटू या along with पिंटू, बताओ। along का मतलब है किनारे और along with का मतलब है के साथ साथ, तो बताओ चिंकी विल गो along पिंटू या along with पिंटू। बताओ। हाँ भाई आंसर बोलो फटाफट। तो along with पिंटू, बस क्लियर हो गया, इसमें along का कोई मतलब ही नहीं है। along with का मतलब होता है के साथ साथ, along with समथिंग। अब आता है टू वर्सेस टूवर्ड्स, तो इसको दोनों मेथड से समझो। देखो भाई ये ट्रेन है, यहां पर यहां से चली और ये दिल्ली तक पहुंची। अब अगर ये दिल्ली तक पहुंची तो दिल्ली इसका क्या हो गया, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन के केस में हम लोग क्या लगाते हैं, टू। इसीलिए हम लोग कहते हैं, मान लो मैंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो मैंने आपसे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो मैंने यार टू क्यों लगाया, सोचने वाली बात यह है, इसलिए लगाया क्योंकि स्कूल मेरा क्या है, डेस्टिनेशन है, मैं यहां से चलूंगा और स्कूल जाके रुक जाऊंगा, तो इसीलिए टू लगाते हैं हम लोग। लेकिन टूवर्ड्स कब लगाते हैं, टूवर्ड्स डेस्टिनेशन के लिए नहीं लगाते हैं, टूवर्ड्स लगाते हैं किसी डायरेक्शन के लिए, टू शो डायरेक्शन, दिशा के लिए। ऐसे समझ लो जैसे मैंने कहा कि मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं, तो दक्षिण की ओर जा रहा हूं मतलब इधर जा रहा हूं, बट मुझे ये नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो कहीं भी जा सकता हूं, कहीं भी, लेकिन डायरेक्शन मेरी यही है, ये नहीं पता कहां जा रहा हूं। तो इसका मतलब जब आपको डेस्टिनेशन ना पता हो, आप उस दिशा में जा रहे होते हो, उस दिशा की ओर बढ़ रहे होते हो, तब आप क्या लगाते हो, टूवर्ड्स लगाते हो। और टू किसके लिए लगाते हो, डेस्टिनेशन के लिए लगाते हो। तो जैसे उसने कहा वो मंदिर जा रही है, तो शी इज गोइंग टू टेम्पल। आर्मी जो है वो वेस्ट यानी कि डायरेक्शन पश्चिम की ओर बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स द वेस्ट। मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स। किसी ने पूछा हाँ भाई किधर जा रहा है, स्टेशन की तरफ जा रहा हूं। स्टेशन जा रहा है, नहीं, स्टेशन की ओर, स्टेशन वाली साइड में, जा तो कहीं और ही रहा हूं, खेलने जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप स्टेशन जा रहे हो, अगर ये लिखेगा कि स्टेशन जा रहा है तो लगेगा टू,
और कहेगा कि स्टेशन की ओर जा रहा है तो टुवर्ड्स, तो ये डिफरेंस होता है आगे। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है तो इसीलिए आंसर आ जाएगा टुवर्ड्स द स्टेशन। ये है टू और टुवर्ड्स में डिफरेंस। ठीक है भाई, ये है आपका टू और टुवर्ड्स में डिफरेंस। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर में टू आएगा या टुवर्ड्स आएगा, तो उतना दिमाग मत लगाओ, वो क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन में प्रॉपर्ली लिखा होता है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है आपको, ठीक है, लेकिन वहां प्रॉपर्ली लिखा होगा। तो बस आपको पहले मुद्दा ये है कि समझ में आना चाहिए कि टू वहां होगा जहां डेस्टिनेशन होगा, टुवर्ड्स वहां पर होगा जहां डायरेक्शन, उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा उसका क्वेश्चन कैसे आता है, उसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत तुम्हें नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन, इन एट ऑन, ये कुछ टॉपिक बड़ा है तो टाइम उतना नहीं है, जितना हो उसके हिसाब से हो जाए, तो मैं इसके हिसाब से दूसरा टॉपिक कराता हूं आपको। हाँ, ये टॉपिक बहुत आता है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टॉपिक का नाम क्या है पहले सुन लो जल्दी से। टॉपिक का नाम है बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। एक ही बात बताऊंगा, चिंकी के बगल में खड़ी थी पिंकी और उसके बगल में खड़ी थी रिंकी और रिंकी के साथ खड़ी थी मिंकी। तो जब आप एक दूसरे के बगल में होते हो एडजेसेंट, तो उस समय पर आप क्या यूज करते हो? बिसाइड। क्या करते हो? बिसाइड। लेकिन चिंटू की शादी हुई किससे? चिंकी से। तो चिंटू गया शादी में चिंकी को लेकर, साथ में छोटे छोटे मिंकी भी चले, मिंकी भी चले गए, तो साथ में मतलब प्लस। प्लस जब भी साथ में यानी कि प्लस की बात आएगी, के अलावा साथ साथ बिसाइड्स का जिक्र होगा, एडिशन। जब भी प्लस की बात आएगी, एडिशन की बात आएगी, तब क्या होगा? बिसाइड्स होगा। तो इसका मतलब यह हुआ, इन दोनों के मीनिंग की अगर हम बात करें तो इन दोनों के मीनिंग में यह डिफरेंस है कि जब भी हम ये कहें कि हमारे आसपास बगल में, वहां तो यूज होता है एक दूसरे के आसपास। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, कोई मेरे आगे बगल में खड़ा है तो बिसाइड मी हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं कहूं कि भाई मैं जाऊंगा लेकिन मेरे साथ साथ वो भी जाएंगे, साथ साथ प्लस, तो उसमें आ जाएगा बिसाइड्स। तो ये दोनों का भी डिफरेंस है। अब पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, नहीं पहले तुम फर्स्ट और सेकंड का बताओ, क्योंकि तीसरे तक दिमाग नहीं लगाना, वहां तुम गलत कर दोगे। पहले का और दूसरे का आंसर बताओ। बस स्टैंड के बगल में ऑफिस है, बच्चों के साथ साथ पत्नी को भी लेके गया, यानी कि चिंटू मिंटू के साथ साथ चिंकी को भी लेके गया। पहले का आंसर, शाबाश, किसने बताया? बहुत बढ़िया। पहले का आंसर होगा बिसाइड, के बगल में, के आसपास, और दूसरे का आंसर होगा बिसाइड्स, के साथ, के अलावा। तीसरे का आंसर बताओ जल्दी से, तीसरे का, चौथे का और पांचवे का। ये देखता हूं कौन करेगा इनको। तीसरे का, अरे बेटा मुन्ना, इतना आसान नहीं है। ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ क्लास में, मेरे बराबर में बैठा हुआ था। भाई मेरे बराबर में बैठा हुआ था बगल में, तो बिसाइड्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एडिशन में आता है, प्लस। वो मेरे बगल में बैठा था, आसपास बैठने के लिए फिजिकल पोजीशन, और फिजिकल पोजीशन में ए आना चाहिए, बट ये भी नहीं होगा क्योंकि टू यहां पर दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि नेक्स्ट के साथ ही टू का पेयर बनता है। ये चालाकी थी इसमें, नेक्स्ट टू मी। तो तीसरे का आंसर होगा सी। ये मेरे क्वेश्चंस हैं, इनमें ऐसे दिमाग नहीं लगेगा, इनमें थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा। तीसरे का आंसर होगा सी। ऐसे ही चौथे का, बच्चा बैठा हुआ था मेरे बराबर में, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा इसमें एस नहीं है, चलो एस नहीं भी है तो भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा क्लोज, क्योंकि क्लोज का पेयर टू से बनता है। तो चालाकी क्या है कि दोनों क्वेश्चन में टू दे रखा है, और जबकि टू प्रपोजिशन है, तो जब ये प्रपोजिशन है तो इसके अलावा कोई और प्रपोजिशन नहीं लगेगी, तो इसीलिए क्लोज का आंसर होगा टू। पांचवे में क्लोज नहीं आ सकता क्योंकि यहां टू नहीं है, नेक्स्ट नहीं आ सकता क्योंकि टू नहीं है, तो पांचवे का आंसर होगा सी, बिसाइड मी। वो बैठा था मेरे बगल में। अगर यहां टू होता, टू,
तो फिर ये नहीं होता, फिर या तो क्लोज के साथ टू आता या नेक्स्ट के साथ टू आता। ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं लॉजिकल क्वेश्चन, सीधे सीधे नहीं होते, इनमें दिमाग बुद्धि लगती है। और 6 वाले का आंसर बताओ कि क्रिकेट खेलने के अलावा वो फुटबॉल भी खेलता है। क्रिकेट खेलने के अलावा वो फुटबॉल भी खेलता है, मतलब प्लस, क्रिकेट तो खेलता ही खेलता है प्लस, और प्लस जब भी हम करते हैं तभी हमारा आंसर क्या होता है, बिसाइड्स। क्या आंसर होता है हमारा, बिसाइड्स। बहुत ही खतरनाक। बस तो इसको रिवीजन और कर लेना एक बार, और जो डाउट हो वो पूछ लेना जितना मैंने पढ़ाया। अब ये देखो, अभी इसमें और बचा है, ऑफ वर्सेस ऑफ बचा है, इन वर्सेस इनटू बचा है ना, ये अंडर ऑन ओवर अपॉन ये बचे हैं, है ना। एक दिन का और काम मान लो, ठीक है, ये यहां तक बचा हुआ है। ये बचा हुआ है मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, ये कुछ कॉन्सेप्ट अगेंस्ट का बचा हुआ है ना, बिटवीन, अमंग, अमिड, ऑन, ऑन ओवर अंडर, मतलब एक दिन का और बचा हुआ है इसमें। ठीक है भाई, अब सुनो, वो कैब की पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास डली हुई है जो मैंने आज सॉल्व करवाई। कल जो प्रिपोजिशन की पीडीएफ बची हुई थी वो आ जाएगी, प्लस ये जो कल होगा और जो आज पढ़ा दिया इसकी पीडीएफ अपलोड होने वाली है, ये दोनों अपलोड कर लेना वहां से, ठीक है। बस तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, कल टेस्ट किसका होगा ये सुन लो, कल टेस्ट होगा प्रिपोजिशन का। सर ये तो गलत बात है, गलत क्या बात है, सही बात है, कल प्रिपोजिशन का टेस्ट है। क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। कौन सी वाली होंगी, फिक्स प्रिपोजिशन, फिक्स प्रिपोजिशन, फिक्स प्रिपोजिशन जो आपको पढ़ा दी है उन्हीं में से आएगा। अबे नालायक, कान पे मारूंगा, एट ऑन वाला क्यों नहीं बताया, एट ऑन वाला इसमें है, वहीं मिलेगा सब कुछ, अभी बचा हुआ है। मजा आ गया आज, मजे लेते रहो जिंदगी भर, टेंशन ना लो, ऐसे ही पढ़ोगे मजे लेते रहोगे मेरे साथ, टेंशन मत लो।